हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। इकोनॉमिक्स का जो है उस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो का आप अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का आगे का फर्दर पार्ट कि हमने क्या क्या पहले सीख लिया, उसको रिवाइज़ करवा देती हूँ। हमने अलग अलग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को समझा था, इकोनॉमिक का मीनिंग समझा था। अब आगे और भी जो फर्दर पॉइंट्स दिए गए इकोनॉमिक्स में, जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखते हैं क्या क्या इकोनॉमिक्स में है। तो आप इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो बिजनेस स्टडीज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जो होती है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक्स में आप आ गए हैं तो ये याद रखना है कि अब हम पूरा ऐसा ही सोचना है हमें कि हम बिजनेसमैन बन चुके हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारा एक बिजनेस है। आप इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएगी, अकाउंट्स में भी आएगी, स्टैटिस्टिक में भी आएगी और BA में भी आएगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो अब देखते हैं आगे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है वो दो ही टाइप पे होती है बिजनेस में, या तो इकोनॉमिक होती है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमें ये देखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो जो भी एक्टिविटीज़ जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, थ्रू मनी जिसमें मनी का यूज़ हो रहा हो, वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गिनी जाएगी। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग परचेज और सेल गुड्स और सर्विस, या फिर सेलिंग, बाइंग, वर्किंग फॉर मनी, मेकिंग समथिंग ऑफ देन सेल, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स। आप ऐसी कोई सर्विस दे रहे हैं या फिर कुछ भी करके आप मनी कमा रहे हैं, मनी से इनकम हो रही है, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये डेफिनेशन आंसर भी है आपका। एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम्स। हमें इनकम्स होती है तब जो बेनिफिट होता है पर्पस में, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड ऑफ फैक्टर्स एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कॉस्ट को इन्वॉल्व करने वाली एक्टिविटीज़ जो भी होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्टेनिंग टू पर्पस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक गेन्स। अब यहाँ पे इकोनॉमिक गेन्स करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ सम वांट्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड कॉस्ट। हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती है और हमारी वांट्स भी हमारी कंप्लीट हो जाती है, और उसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है और एक बिजनेस होता है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है कि हम कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर है, लॉयर है, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। ये बिजनेस में भी नहीं आते हैं और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं आते। जैसे कि एक डॉक्टर है तो वो कहीं पे कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, उसे प्रोफेशन बोलते हैं कि वो किसी के अंडर में कोई बिजनेस नहीं है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस नहीं कहला सकता। फिर बिजनेस का हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट, डॉक्टर है वो कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं हो सकता किसी की कंपनी में, ऐसे कि ये यहाँ का एम्प्लॉय है, ये प्रोफेशन कहा जाता है। डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गए, फिर फार्मर्स, और ये सब अपने अपने जो अलग काम करते हैं, ये सब प्रोफेशंस में आते हैं। CA, अभी जो आपने नाम सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो सब प्रोफेशंस में ही आते हैं। तो बिज़नेस आपको पता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे और भी आप सब देख सकते हैं, हमारा बिजनेस हो, अगर आप टीचर हो या फिर लॉयर हो या फिर फार्मर हैं, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। तो जैसा कि हमने आगे देखा था बिजनेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं जो हमने यहाँ पे देख लिए। बिजनेस, फिर जैसे टीचर, फार्मर, लॉयर, इनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। कोई भी काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
कहीं से भी इनकम गेन करके ला रहे हैं या कहीं पे भी मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग दिया है, activity which is performed without the specific purpose of obtaining economic gain is called economic. Non-economic activity, it does not involve exchange of benefits or on both sides of transaction. अब दोनों साइड्स ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब जो सर्विस ले रहा है या दे रहा है वहाँ पे कहीं पे भी मनी का यूज़ नहीं हो रहा है, और अगर मनी का यूज़ हो भी रहा है कहीं पे तो वो किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब एक एग्जांपल दे देती हूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, आप समझ सकते हैं। जब भी एक मदर अपने चाइल्ड को नर्चर करती है, उसे खाना खिला रही होती है या उसके लिए कोई भी काम करती है, तो वो कोई पैसे के लिए अपनी मम्मी नहीं करती है अपने बच्चे के लिए। तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। और जहाँ पे मनी का भी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, कोई डोनेशन हो, चैरिटी हो, तो ये सब भी हम किसी के अपने बेनिफिट को छोड़ के किसी और के काम के लिए कर रहे हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं होता एक्सचेंज, यहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन भले ही हो रहा हो, जैसे कि चैरिटेबल कोई भी एक्टिविटी हो विच आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, कंपेंसेशन, किसी को कंपेंशनेट करने के लिए। दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व कॉस्ट बट दिस कॉस्ट आर नॉट इनकर्ड टू गेट मॉनेटरी या इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सचेंज। ये इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में काम तो आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है मनी लेके, पर इसे नॉन इकोनॉमिक इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब हमने डोनेशन दिया तो हमने अपना प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं देखा है, हमने ऐसे निस्वार्थ भावना से किसी के लिए डोनेशन दिया है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है। उसके बाद अब आगे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन दो साइड्स थी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। अब हम आगे पढ़ रहे हैं और दूसरे दो टॉपिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब फ्रेंड्स आपका टेक्स्ट बुक का ही सिलेबस है, यही सारे पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में कवर किए गए हैं, और जो यहाँ पे डेफिनेशंस जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो भी आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं, पर आपको डिटेल में और अच्छे से समझ आए इसलिए ऐसे प्रेजेंट किया गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये दो टॉपिक्स आपको समझने इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एनालिसिस इज डन टू स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एज वेल एज टू स्टडी द इकोनॉमी एज होल। अब हमें इकोनॉमिक को इंडिविजुअली या होल को समझने के लिए यूनिट्स को इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ा माइक्रो और मैक्रो में। यूनिट्स इकोनॉमिक की मतलब हमें ये देखना है कि छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कोई घर से अपना बिजनेस रन कर रहा है या बड़ी कंपनी है, कैसे टाइप का बिजनेस है, उसको डिवाइड करने के लिए अलग अलग उसको स्टडी करने के लिए हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ किया है। अब यहाँ पे हेंस फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस द एंटायर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट द कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो छोटी यूनिट्स होती है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल कोई एक जन काम कर रहा हो और अर्न कर रहा हो पैसे, या फिर हाउस होल्ड में कुछ कहाँ पे भी लगा हो पैसा, फर्म्स होती है छोटी और इंडस्ट्रीज़ होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो लुक्स एट एग्रीगेट्स, मतलब फॉर एग्जांपल दिया गया नेशनल आउटपुट, पूरा नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन का कितना आउटपुट हुआ है, प्रोडक्ट वहाँ पे बना है, वो सब वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, ये सब इतने बड़ी स्टेज पे हो रहा है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ओवरऑल प्राइस लेवल, एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे सारे टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझेंगे ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे मैंने सारे आपको शो किए हैं डिफरेंसेस के पॉइंट्स के, कौन से डिफरेंस पॉइंट पे हम इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये फॉर्मेट आपको सीख लेना है। अब आप आगे इकोनॉमिक्स बीए जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें ये फॉर्मेट में आपको डिफरेंस बिटवीन आएंगे। तो ये फॉर्मेट आप
सीख लेना कि हम डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे और दोनों टॉपिक्स के अंदर सेम पॉइंट को लेके हमें डिफरेंस बताने होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट है डेफिनेशन से, तो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे दिखा दी गई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को लेके माइक्रो, इसलिए इसका नाम रखा है माइक्रो, जो स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एज होल एज एंड नॉट अ सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। अब बड़ी कंपनी आपने देखी होगी जैसे रिलायंस, तो रिलायंस है तो उसको अलग अलग फील्ड में वो है, उसका रिलायंस का नाम, जैसे कि वो नेटवर्किंग में भी है, पेट्रोलियम में भी रिलायंस का नाम सुना होगा आपने, मॉल्स मल्टीप्लेक्स बनाने में भी रिलायंस आ गया है। तो रिलायंस जैसे अलग अलग फील्ड में है, वैसे ही बड़ी जो यूनिट्स होती है कि वो सिंगल नहीं है, सिंगल पर्सन की है, पर वो सिंगल पर्सन रन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए उसने जो अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग फील्ड्स डिसाइड किए, वैसे सब कंपनी के लिए कॉम्बिनेशन है जो सबका, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फिर कंसर्न विथ, अब ये किससे कनेक्टेड है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड से, फर्म से या इंडस्ट्री से। तो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ तक की है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम आती है, जनरल प्राइस लेवल्स आती है, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी वाले कवर किए जाते हैं टॉपिक्स। फिर ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ऑन डिमांड साइड इज़ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी वेयर एज ऑन द सप्लाई साइड इज़ टू मिनिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। अब छोटी जो भी इंडस्ट्रीज़ होगी उनका यही मोटो रहेगा, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम डिमांड साइड, मतलब जितनी डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट की होनी चाहिए उसको मैक्सिमम करें और मिनिमम कॉस्ट रखें, प्रॉफिट मार्जिन अपना मिनिमम रख के, प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिके। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चलना चाहिए, कि बैलेंस भी चलना चाहिए पेमेंट्स का, कि टाइम टू टाइम सारे पेमेंट्स होते रहने चाहिए। और अब बेसिस, कौन से बेसिस पे हम ये डिफरेंस निकालते हैं, तो प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अब प्राइस इनकम और प्राइस मैकेनिज्म को देख के डिसाइड करता है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है या मैक्रो, कि ये इंडस्ट्री टाइप है या फिर बड़ी कंपनी जैसा है। यहाँ पे भी नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विच आर डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब जिस बड़ी कंपनी का डिमांड और सप्लाई जितना ज़्यादा होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा। अजम्पशंस देख लेते हैं, रेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे अलग अलग बिहेवियर रहता है इंडिविजुअल्स का, और यहाँ पे एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, द एक्सटेंट ऑफ विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, यहाँ पे रिसोर्सेज देखे जाते हैं कि जहाँ पे वो एम्प्लॉयड हुए। लास्ट पॉइंट है लिमिटेशंस, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लिमिटेशन यही है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी अब छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री होगी उसमें 40 से 50 लोग ही काम कर रहे होंगे तो उनका फुल एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को एक ही काम दिया जाता है, एक काम के लिए एक ही पर्सन वो हायर कर सकता है अगर छोटा बिजनेस हो, छोटी इंडस्ट्री हो तो। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशंस होता है विच डू नॉट प्रूव ट्रू। अभी तक इसे ट्रू तो नहीं कहा जाता है पर ये माना जाता है, डिफरेंस तो यही दिया गया है। तो ये आपके नॉलेज के लिए डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। ये चैप्टर अभी तक ओवर नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का डालने वाली हूँ। जब ये लास्ट इसका कंसेप्ट होगा और चैप्टर वहाँ पे ओवर हो जाएगा तो अभी भी आपको या अब तक जो भी समझा उसमें कोई डाउट्स रह गए हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ ना समझ आए हो, ऐसे कोई पॉइंट्स कंसेप्ट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर दूंगी। या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
शा